हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1। ठीक है, हम NCERT की मैं बात कर रहा हूं, तो NCERT में हमने कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 13.1 तक। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे हमने 13.1 किया था, वो तो आप वहाँ पे ऊपर आई बटन ऊपर आएगा, यहाँ पर उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 13.2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट बता दूं स्टूडेंट्स। मेन पॉइंट ये है कि आपको ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो चीज़ें इसमें मेन है। मैं आपको समझा देता हूँ वो चीज़ें क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने किया था इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि ए और बी दो इवेंट है आपके, कोई भी किसी भी सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं किसी भी केस में। ठीक है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हम अगर कहना चाहते हैं, देन दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यानी कि अगर इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, देन इट मीन्स ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने पहले पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया है, कैसे निकालते हैं वो आपको वैसे भी आती है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, दोनों में ए और बी में कॉमन हो वो पार्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऊपर फेवरेबल केस होते हैं, नीचे टोटल केस होते हैं। टोटल केस क्या होते हैं वो आपको पता है, सैम्पल स्पेस पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की, वो इक्वल टू पी और ए और पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो ए और बी को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसके अंदर, कंडीशन यूज़ होगी, वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन लॉ जो बना है दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही बना हुआ है। ये कैसे बनता है वो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको देखिए ध्यान से। पी ऑफ बी बाई ए दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, तो अब आपको ये कहा है, अगर मान लीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, किसी भी एक को ले लीजिए, ये मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दोनों पता हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। यानी कि आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला ये सेम टू सेम यहाँ से देखिए ये बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन केस है, इसलिए तीन के केस में सी और आ जाएगा यहाँ पर। अदरवाइज़ तो यहाँ पे अगर ए और बी होता है तो ये यहीं तक आके रुक जाता। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, ये पार्ट नहीं आएगा अगर यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं मैंने आपको छुपा लिया, जो पॉइंट मैं नहीं बताना चाह रहा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो सामने है आपके। ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए, जो कि मैंने आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता दिया है। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर सी इवेंट और है तो उस केस में आपका तीनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। अब देखिए दो थे तो दो की प्रोडक्ट होगी, तीन थे तो तीन की प्रोडक्ट होगी। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको एक बैग में से किसी बैग में कुछ बॉल्स रखी हैं, रेड और ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स। ठीक है, कितनी भी हो सकती है, रेड कितनी ब्लैक हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और आपको ये कहा जाए आपको एक एक करके बॉल निकालनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। यानी कि एक बॉल आपने निकाल ली, कोई भी कलर की जो भी हमसे कहा जाए वो हम, जैसे मान लीजिए कहा कि फर्स्ट बॉल शुड बी रेड, ठीक है, सेकंड भी रेड और थर्ड भी रेड। मान लीजिए कि ये कहा जाए कि तीन बॉल निकालनी, तीनों ही रेड होनी चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट ए इज़ द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज़ रेड, B is the event that second ball is red and C is the event that third ball is red। और ध्यान रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का केस चलेगा था इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, जो फर्स्ट जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, यानी कि पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली आ जाएगी। अब ये देखिए, अब हम बात करते हैं और एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एंड जहाँ पे मैं बोलेंगे हम इसमें प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देन पी ऑफ ए, पहले हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली फर्स्ट इवेंट की। ठीक है, फर्स्ट इवेंट पे रेड बॉल आने की। फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। अब बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको बता चुका हूँ मैं पिछले एक्सरसाइज में कि बी बाई ए का मतलब होता है बी की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं यहाँ पर, ए गिवन था इसलिए।
ठीक है। ए पे डिपेंड करती थी बी की प्रोबेबिलिटी, इसलिए बी बाई ए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बी बाई ए का मतलब होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड की है और ए हमें पहले से ही हो चुका है। ठीक है। और इसी तरह से सी की जब बात करेंगे तो ए और बी दोनों ही हो चुके हैं, तब सी का नंबर आएगा, क्योंकि थर्ड जो इवेंट है वो रेड बॉल की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोल देंगे उसको। और ये गिवन दैट ए एंड बी ऑलरेडी अक्कर हो चुके हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कह दीजिए, क्योंकि ए और बी दोनों ही हो चुके हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कह दीजिए, या प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं तो इंटरसेक्शन को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, लिखना जरूर है बट ये, ठीक है, ये बताने के लिए कि सी की प्रोबेबिलिटी के टाइम पे ए और बी दोनों हो चुके हैं। तो स्टूडेंट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। पी ए गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3/5, पी बी गिवन है 1/5, गिवन है आपको ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये गिवन है आपको। और आपको सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन हमें कैसे करना है, हमें पता है इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी ए इंटू पी बी के इक्वल। ठीक है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ पिछले पेज पे कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है दोनों की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो 3/5 इंटू 1/5 रिजल्ट विल बी 3/25। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ब्लैक कार्ड, यानी कि कार्ड का एक केस है सिंपल, 52 कार्ड्स होते हैं, आपको प्लेइंग कार्ड्स का पता भी होगा। और बी इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड ब्लैक कार्ड, और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। ठीक है। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कार्ड्स का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52 कार्ड्स। ठीक है। 52 कार्ड्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, 52 में से 26 होते हैं आपके रेड कार्ड और 26 आपके होते हैं ब्लैक कार्ड। 26 रेड जो होते हैं उनमें से 13 होते हैं हार्ट, 13 होते हैं डायमंड। ठीक है। इसी तरह से 26 जो ब्लैक हैं उनमें से 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं क्लब। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर के स्पेड और क्लब ही होते हैं और रेड कलर के हार्ट और डायमंड ही होते हैं, मिक्स नहीं करना है। अब ये 13 की सबकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी। 13 की जो एक बताऊंगा वो सभी में होगी। फर्स्ट कार्ड होता है एस, इक्का हिंदी में बोलते हैं इसको, एस। फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, चलते चलते 10 तक तो नॉर्मल चलेगा। 10 के बाद 11 नंबर पे आ जाता है जैक। ठीक है। हिंदी में इसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है। फिर होता है क्वीन, यानी कि इसको बेगम बोलते हैं हिंदी में। और फिर होता है किंग, यानी कि बादशाह बोलते हैं। तो टोटल आप काउंटिंग करेंगे तो देखो 10 तक तो सीधा है 1 2 3, है ना, 10 तक 11 12 13। तो आप देख सकते हैं 13 हर्ट थे, तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेम टू सेम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब पे एज इट इज़ चलेगा यहाँ पर। ठीक है। सब में यही होते हैं। ये जो 3 कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, जैक, क्वीन और किंग, JQK जिस पे लिखा होता है, दैट आर नोन एज फेस कार्ड। इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है। फेस कार्ड का मतलब होता है जिन पे चेहरा बना होता है, सिंपल, तो वो फेस कार्ड होंगे। तो इन तीनों पे चेहरा बना है, तो दैट मीन्स अगर आपको ये कहा जाए 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए फेस कार्ड। ठीक है। आपको वो अगर कहा जाए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए 3 इसमें है फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड बोला इसने, टोटल में से ही आएगा कोई एक। अब ये थोड़ी कहा है हर्ट का ही होना चाहिए। अगर कहता है हर्ट का फेस कार्ड होना चाहिए, देन इट विल बी 3 आउट ऑफ 52। ठीक है। 3 होते हैं हर्ट के जो फेस कार्ड है, वो 3 है आउट ऑफ 52 है टोटल। ऐसे ही अगर कहा जाए टोटल फेस कार्ड में से निकालना, मतलब फेस कार्ड होना चाहिए बस, फेस कार्ड में 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि चारों में 3 3 3 है, तो टोटल हो गए 12। तो अगर आपको ये कहा जाए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहेंगे 12 आउट ऑफ 52। ठीक है। 12/52। क्लियर। तो इस तरह से आप जो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस तरह से इसको समझते हैं कि कार्ड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख लीजिए एक बार। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स का पैक में से विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले पेज पे ही कि विदाउट रिप्लेसमेंट होता है मतलब वापस नहीं रखते, एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, साइड में रख देंगे उसको, पैक में एक कार्ड कम होता जाएगा मतलब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों ही कार्ड ब्लैक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए इज़ द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, बी इज़ द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकंड ब्लैक कार्ड। ठीक है। ए फर्स्ट कार्ड को बोल रहे हैं, फर्स्ट ब्लैक को, और बी बोल रहे हैं सेकंड ब्लैक को, यानी कि दोनों ही ब्लैक चाहिए। यानी कि देखिए अब यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आएगा आपको।
आपको क्या फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इंटरसेक्शन जो होता है जब आता है एंड, जब बीच में एंड होता है ना तो इंटरसेक्शन लिखना है, और जब यूनियन होता है तो मतलब और होगा तो यूनियन होगा। ठीक है, और अगर होगा तो यूनियन होगा, एंड होगा तो इंटरसेक्शन होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ये था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। अब इसको एक बार बोल के देखिए अपने आप से, तो आपको समझ में आएगा। बोथ द कार्ड आर ब्लैक का मतलब ये हुआ फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक। और तो नहीं बोलेंगे बीच में, है ना, ये थोड़ी बोलेंगे और फर्स्ट इज ब्लैक और सेकंड इज ब्लैक। हमको ही बोला कि फिक्स कि भाई फर्स्ट पे ब्लैक होना चाहिए, सेकंड पे ब्लैक होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक, एंड है तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना, फर्स्ट ब्लैक है, सेकंड ब्लैक है, बीच में आएगा एंड। ठीक है, और वी कैन से इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इंटरसेक्शन को आप हटा सकते हैं। तो हमें पता है ये दोनों ये आपस में क्या है, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी सीख रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कैसे बनता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ फर्स्ट ब्लैक कार्ड का, ब्लैक कार्ड होता है 26 आउट ऑफ 52, तो 26 बाई 52 इंटू पी ऑफ बी बाई ए का मतलब हुआ सेकंड ब्लैक कार्ड निकालना है, गिवन दैट फर्स्ट ब्लैक कार्ड हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन। ठीक है, तो वो आपने पहले से निकाल चुके हैं, तो वो एक कम हो जाएगा ब्लैक कार्ड। समझिए जरा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कम हो जाएगा, 26 थे पहले, अब 25 हो जाएंगे। टोटल जो कार्ड है वो भी एक कम हो जाएगा 52 कार्ड से, तो वो 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है। तो प्रोडक्ट जो आएगी दोनों की उसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 25/102। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द ऑरेंजेस आर गुड द box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad, ठीक है, will be approved for sale। अब सिचुएशन को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सिंपल हिंदी लैंग्वेज पे। सबसे पहले देखिए आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंजेस रखे हैं, कोई ऐसी है जहाँ पे बनते हैं, जिनको पैक किया जाता है जहाँ पे किसी जगह। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस जो हैं वो है 12 तो है गुड वाले और 3 है बैड वाले, सड़े हुए हैं। 12 अच्छे वाले हैं, 3 सड़े हुए हैं, टोटल मिला के 15 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब ए बी सी जो है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सेलेक्ट 3 ऑरेंजेस एट रैंडम, एंड इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड देन द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। दैट मीन्स इफ ऑल द ऑरेंजेस आर गुड मीन्स ए भी अच्छा होना चाहिए, बी भी अच्छा होना चाहिए, सी भी अच्छा होना चाहिए। तो ए बी सी रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट गुड ऑरेंज, सेकेंड गुड ऑरेंज एंड थर्ड गुड ऑरेंज। ऑरेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या निकाला, फर्स्ट भी गुड होना चाहिए एंड सेकंड भी गुड होना चाहिए एंड थर्ड भी गुड होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही जब गुड होंगे तभी हम अप्रूव करेंगे उसको बॉक्स को सेल के लिए, यानी कि तीनों ही केस में गुड ऑरेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो एंड आ गया, तो मैंने आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन लगा दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ए है, ए का मतलब हुआ फर्स्ट ऑरेंज हमने निकाला, अच्छा निकला, अच्छे वाला मतलब 12 में से निकला है आउट ऑफ 15, तो 12/15 आ गया। अब नेक्स्ट की बारी आई एंड, सेकंड की बारी आई तो बी बाई ए। अब देखिए अब ये का है विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस नहीं रखा, तो 12 गुड थे ना पहले, तो अब सेकंड केस में सेकंड इवेंट की बात करेंगे तो उसमें 11 रह जाएंगे, क्योंकि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, दैट मीन्स हमने एक तरफ रख दिया उसको। तो अब कितने बचे गुड वाले, 11 थे आउट ऑफ 11 थे ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 12 थे तो 11 हो गए, एक कम हो गया, तो और जो टोटल ऑरेंजेस है वो भी 14 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड जो ऑरेंज वो भी गुड निकलना चाहिए। अब गुड ऑरेंजेस बच गए 10 आउट ऑफ 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44/91 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर रोल्ड टोस्ट। ठीक है, यानी कि एक फेयर क्वाइन है, नॉर्मल क्वाइन जो होता है, ठीक है, क्वाइन हेड टेल वाला, एंड अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड डाई क्या होती है, जो बाइस्ड नहीं होती। बाइस्ड का मतलब होता है कुछ डिफेक्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, वैसे नॉर्मली डाई जो होती है वो हमारी अनबाइस्ड ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं उनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, तो वो बाइस्ड हो जाएगी। ठीक है, उनको बदल देंगे, यानी कि किसी भी 2 जगह पे 1 कर देंगे चिपका के कुछ कागज़ वगैरह उसके ऊपर, तो इस तरह से करके अगर हम उसको चेंज कर दें तो बाइस्ड हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वाइन और नॉर्मल डाई है। A is the event head appear on the coin, B is the event 3 on the die, check whether A and B are independent event or not। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सैम्पल स्पेस बना लिया, हेड
जो है उसके साथ 1, हेड के साथ 2, यानी कि एक कॉइन है, कॉइन का हेड आ जाए, डाई का 1 आ जाए, कॉइन का हेड, डाई का 2, ऐसे कर करके हेड 6 तक, फिर टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2। ये सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं वो सारे हमने नोट कर लिए। टोटल विल बी 12, ठीक है, टोटल 12 हो जाएंगे। ए जो इवेंट है वो हमने नोट कर लिया, क्या, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आना चाहिए, उसको हमने ए बोल दिया, जो हमें 2 इवेंट दे रखी है उसमें। और बी इवेंट मैंने बोल दिया 3 ऑन द डाई, डाई पे 3 आना चाहिए, उसको बी बोल दिया। अब ए इवेंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे हेड जिसमें आया, तो आप देखेंगे 6 केसेस ऐसे थे, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 कैसे ऐसे थे जिनमें आपका हेड आया है। हमें हेड से मतलब है, डाई का चाहे कुछ भी आए, ठीक है, कॉइन का हेड आना चाहिए। बी जो इवेंट है उसमें है 3 होना चाहिए डाई के ऊपर। अब डाई पे 3 होने का मतलब फिर वही बात कि डाई पे 3 होना चाहिए, कॉइन पे चाहे कुछ भी आए। तो ये 2 केस बन जाएंगे, हेड की तरफ साथ 3 आ सकता है और टेल के साथ भी 3 आ सकता है। तो 3 जो आने के केस है वो 2 ही बनेंगे, हेड 3 और टेल 3। इंटरसेक्शन की बात करें तो ये इंटरसेक्शन है हेड और 3। अब प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे इनकी। पी ऑफ ए आ जाएगा 6/12, पी ऑफ बी आ जाएगा 2/12 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 1/12। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता है इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, उसको हम चेक करते हैं। तो हमने पी ऑफ ए निकाले 6/12, दैट इज़ 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाले 1/12 एंड पी एंड बी निकाल लिया 2 उसमें एलिमेंट थे तो 2/12 यानी कि 1/6। अब हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट, और ए और बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं आप जानते हैं, कब, अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो प्रोबेबिलिटी की। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/12 है, और पी ऑफ ए पी ऑफ बी की प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखते हैं वो भी 1/12 ही आ रहा है। दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, यानी कि यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे 1 2 3 आना है वहाँ पे लिखा हुआ डाई के ऊपर, उस पर तो रेड कलर कर दिया उस पेज पे, और जो 4 5 6 जहाँ पे लिखा वहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। तो फिर आपको उसके बाद क्या कहा है कि उसको एक बार डाई को रोल किया गया है। ए इवेंट जिसमें लिया गया नंबर इज़ इवन होना चाहिए, बी इज़ द इवेंट दैट नंबर इज़ रेड होना चाहिए, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो वही सेम क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट चेक करना है क्या होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। चला देखिए यहाँ पर है आपके पास, मैंने सैम्पल स्पेस बना लिया, रेड 1, रेड 2, रेड 3, क्योंकि जो 1 2 3 उस पर रेड है और 4 5 6 पे ग्रीन है, G4 G5 G6 मतलब रेड, मैंने G नोटेशन रखी है ग्रीन पता करने के लिए, और R रखी है मैंने रेड के लिए। ए इवेंट फर्स्ट इवेंट जो है वो है इवन के लिए, इवन कौन कौन से हैं 2 4 6, दैट इज़ एक रेड है बाकी 2 ग्रीन है, ठीक है। 3 केस हैं आउट ऑफ 6, 3/6 दैट इज़ 1/2, ठीक है। बी इज़ द इवेंट दैट द नंबर इज़ रेड, अब रेड से मतलब है, अब रेड का मतलब ये होगा नंबर चाहे कुछ भी हो रेड होना चाहिए। तो आप देखेंगे 3 यहाँ पे रेड के केस थे, तो R1 R2 R3 दैट मीन्स 3/6 दैट इज़ ऑल्सो 1/2। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे R2 दोनों में कॉमन है, देखिए ये R2 यानी कि एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज़ 1/6, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है और दोनों की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1/2 यानी कि 1/4, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी वो 1/6 थी, तो दोनों इक्वल नहीं आए, और इक्वल नहीं है, हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। 6th क्वेश्चन आप इजी है, आराम से कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है बस। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। Given the events A and B are such that P of A is 1/2 and P of B is P and B of A union B is 3/5. Find P if they are, first point is mutually exclusive and second point is independent. ठीक है, 2 केस के अकॉर्डिंग चलना है। पहले हमें चलना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो P की वैल्यू क्या होगी, और सेकंड केस में अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ये तो P की वैल्यू क्या होगी। तो P की वैल्यू निकालें दोनों केस में। शुरू करते हैं। तो देखिए पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/5, और ये है पी। अब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं है जिसके अंदर कुछ भी, तो वो एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली। और इसके लिए उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में कुछ होगा ही नहीं, जब उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी 0, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपका 0 है। तो यहाँ पे वैसे ही इंटरसेक्शन की वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन ये 0 है तो हमने 0 लिख दिया है। तो रख दिए सबकी वैल्यू, तीनों वैल्यू हमें पता थी, पी की वैल्यू हमने निकाली तो दैट विल बी 1/10, ठीक है। तो ये हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में पी की वैल्यू हमने निकाली 1/10। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट कहा गया है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो यूनियन का फॉर्मूला फिर से वही लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की जगह मैंने दोनों की प्रोडक्ट लिख दी है। अब तीनों की वैल्यू हमें पता है, यूनियन की वैल्यू ये रही, पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ बी पी था, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की प्रोडक्ट करेंगे p/2 हो जाएगा। पी को एक साइड कर लेते हैं, p - p/2 p/2 ही बचेगा। कैलकुलेशन पार्ट है मतलब कहने का सिंपल,
और इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी 1/5। ईजी है बहुत, जल्दी करने का है। देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद, यानी कि पहले से गिवन है ऑलरेडी कि इंडिपेंडेंट है। पी ए गिवन है 0.3 और पी ऑफ बी गिवन है 0.4। फाइंड इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पता है जब इंडिपेंडेंट ही है तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो 0.3 इंटू 0.4 दैट इज़ 0.12। दूसरा चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं, 11th क्लास का फॉर्मूला है वैसे तो, ठीक है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बी गिवन है, पी बी गिवन है, ये तो ठीक है। और इंटरसेक्शन की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में हमने निकाल ली थी, वो रख दिया, ठीक है ना। तो 0.58 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में पी ऑफ ए बाई बी, ये आप पहले कर चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। पी बाई ए फोर्थ पार्ट है, ये भी आप खुद से ही करेंगे। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। If A and B are two events such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2 and intersection की probability that is 1/8, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है probability of नोट A and नोट B। तो स्टूडेंट्स पिछले पेज पे मैंने आपको बता दिया था, एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होता है। नोट ए होता है ए नोट को ऊपर बार भी लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ये आपको सेट थ्योरी में बता दिया जाता है 11th क्लास में, ठीक है। तो नोट ए क्या होता है, ये होता है बार लग जाएगा। 10th में भी आता है प्रोबेबिलिटी में, एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी में भी है 10th 9th में, ठीक है। नोट ए होता है बार लग जाए। तो नोट ए का मतलब ए नोट ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब बी बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमें फाइंड करना है। और हमें डी मॉर्गन्स लॉ जो 11th क्लास में पढ़ाया हुआ हमने फर्स्ट चैप्टर में, वो हमें यूज़ करना है। वो क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये दो डी मॉर्गन्स लॉ होते थे। अगर दोनों अलग अलग बार है या कॉम्प्लीमेंट है और बीच में इंटरसेक्शन है तो इकट्ठा यूनियन होकर उसका बार लग जाएगा। ऐसे ही अगर यूनियन यहाँ पे लगा हुआ दोनों के बीच में तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के ऊपर बार लग जाएगा। मतलब कहने का जो हमें फाइंड करना है वो निकालने के लिए हमें पहले यूनियन निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 में से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए आ जाता है। ये 10th क्लास की बुक में है, अच्छे से आपको याद आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ए यूनियन बी निकाले, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये पता ही आपको, वैल्यू रख दी तो 5/8 आ गया। अब हमें इसका बार निकालना है। बार का मतलब नोट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। नोट ए यूनियन बी का मतलब 1 में से इसको प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है। तो 1 में से 5/8 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 3/8। तो आपका 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/8। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए क्या है, पी ऑफ ए है 1/2, पी ऑफ बी गिवन है 7/12, पी ऑफ नोट ए और नोट बी। देखिए अब यहाँ पे नोट ए और नोट बी गिवन है 1/4, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ये हम चेक करना है आपको, क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो देखिए जरा, नोट ए और का मतलब यूनियन, नोट बी मतलब बी बार, ए बार यूनियन बी बार हमें गिवन है 1/4। अब फिर से वही डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में यूनियन है अलग अलग करके, तो इकट्ठा करेंगे तो इंटरसेक्शन का नोट हो जाएगा, ठीक है, बार लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या बार कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिर से वही, नोट की वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता है, 1 में से प्रोबेबिलिटी उसकी इवेंट की माइनस कर दी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो 1 में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो आपको गिवन है 1/4। तो 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 3/4, ठीक है। अब हमें पता है पी ए और पी बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दोनों की वैल्यू रख दी तो 7/4 24 आएगी। लेकिन हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है वो क्या है, 3/4 है। दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं है तो हमें यही पूछा था कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 11th क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले से ऑलरेडी गिवन है कि इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6। देन फाइंड पी ऑफ ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद ए एंड नोट बी, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब बी पे बार, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो सेट थ्योरी में ये भी आया था, ए इंटरसेक्शन बी बार जो होता है ये होता है ओनली ए, ठीक है, ओनली ए, यानी कि जो सिर्फ ए में आया है, ठीक है, सिर्फ ए में आया है। कैसे निकालते थे याद होगा आपको, सर्कल वेन डायग्राम को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। वेन डायग्राम में 2 सेट होते थे, एक तो सेट ए और एक सेट बी। तो ए ओनली ए का एलिमेंट पूछे जाए तो आपको क्या करते थे, ए वाले सर्कल में से, ए वाला सर्कल, क्योंकि वेन डायग्राम में सर्कल से डिनोट किया जाता है सेट को, ठीक है, ए वाले सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है बी के साथ जो कॉमन है,
ठीक है, उसको अगर हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो सिर्फ ए वाले बचते हैं। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट 11th क्लास वाला मैं सिर्फ रिमाइंड करवाया है। वैसे आपको ये आना चाहिए क्योंकि 11th क्लास का लेवल है। तो पी ऑफ ए में से अगर इंटरसेक्शन को हटा दिया जाए तो वो सिर्फ ए का पार्ट बचेगा, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बार बोलते हैं। ठीक है, ए माइनस बी बोलते थे इसको, ए माइनस बी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.18, तो आंसर विल बी 0.12। थर्ड पॉइंट के लिए हमें चाहिए पी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन में तीनों की वैल्यू रख दी, रिजल्ट विल बी 0.72। ए यूनियन बी और उसका बार, उसकी को हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। तो यानी कि आपको पता है पीछे मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1 माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0.28 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, यानी कि हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि अगर डाई को 3 बार थ्रो किया जाए तो आपको बताना है कि ओड नंबर आना चाहिए कम से कम एक बार। ठीक है, कम से कम एक बार। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को करना बहुत लेंथी है। कैसे कम से कम एक बार का मतलब ये हुआ, या तो एक बार आएगा यानी कि फर्स्ट में आ जाए, सेकंड और थर्ड में ना आए, या का मतलब प्लस, और कहेंगे तो प्लस लगाएंगे, एंड कहेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से दोबारा बताता रहूँगा बीच बीच में। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में आ जाए, हो सकता है सेकंड टाइम में आ जाए, या फिर थर्ड टाइम में आ जाए। या कह रहा हूँ तो प्लस कर देंगे तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को। या कम से कम एक बार बोला है तो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, तीनों बार भी आ जाए। कम से कम एक, एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार। ठीक है, तो कम से कम एक बार का मतलब ये हुआ, एक बार भी केस लेंगे, 3 केस तो वो बनेंगे, फिर 2 बार वाले केस 3 केस वो बन जाएंगे, और फिर एक तीनों बार आ जाए, तीनों बार भी आ जाए वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 में 3 भी आ जाता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, उसको छोटा करने का तरीका क्या है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस टॉपिक को जो मैंने बीच में ब्रेक दिया है। देखिए क्या होगा कि जब भी हम कोई ट्रायल करते हैं, बड़े वाला ट्रायल की बात कर रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ ओड नंबर, जो ओड नंबर आएंगे वो कितने आने चाहिए, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आए, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, दैट इज़ एक्स। इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि ये एक्सरसाइज आएगी आपकी आगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद वाली एक्सरसाइज है रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है। अब क्या होता है रैंडम वेरिएबल, जिस किसी के बारे में आपको ये पूछा जाए कितनी बार आ सकता है, या कितनी बार इतनी बार आएगा, इतनी बार पूछा जाए, तो जो जितनी बार आने की जिसके बारे में पूछा जाता है ना, उसी का नाम रैंडम वेरिएबल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्स जो है दैट इज़ ओड नंबर है। अब ओड नंबर जो है वो हमसे कहा गया है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ 3। कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे कवर और इस टॉपिक को भी समझ लेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 3। अब सोचिए जरा, 3 ट्रायल आप कर रहे हो और आपको चाहिए ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स कितनी बार आ सकते हैं, सोचिए जरा क्या होगा। या तो एक बार भी ना आए, यानी कि नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल कितने होंगे, 0। यानी कि हो सकता है एक बार भी ना आए, क्या पता तीनों बार ही ओड ना आए, फिर क्या कर लोगे। ठीक है, हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जब आपके पास ओड नंबर्स कितने हो, एक बार भी ना आए हो, कितनी बार में, 3 बारियों में से। ठीक है, या का मतलब प्लस। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक बार भी आ सकता है। अब एक बार का मतलब क्या हुआ, पहली बार में आ जाए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में भी नहीं आए, या फिर दूसरी बार में आ जाए तो पहली और तीसरी बार में ना आए, इस तरह से करके। ठीक है, 3 केस बनते हैं इसमें। या फिर 2 बार भी आ सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा, 3 बार भी आ सकता है। जब 3 ट्रायल किए हैं आपने, तो या तो एक बार भी नहीं आएगा नंबर ओड नंबर, या एक बार आ जाएगा ओड नंबर, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। सारा इसी में सिमटा हुआ है। ठीक है, सारा आंसर इसी में सिमटा हुआ है ना। और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है। तो इन सब का एडिशन जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब इन सब का एडिशन 1 आएगा। इसमें है एक भी ओड नंबर नहीं आया, इसमें एक ओड नंबर आया, इसमें 2 ओड नंबर आए, इसमें 3 ओड नंबर आए। पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग पे डिपेंड करता है, ओड नंबर कितनी बार आए। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहा गया था कम से कम एक बार आए। कम से कम एक का मतलब होता है एक बार आए, या मतलब प्लस 2 बार आए, या उससे ज़्यादा बार यानी कि 3 बार आए। तो हमें इन तीनों का एडिशन निकालना है। ठीक है,
इन तीनों का एडिशन जो है वो हमें निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो इन तीनों की वैल्यू अलग अलग, जैसे मैंने बताया था 7 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसका क्या इलाज है, तो उसका इलाज ये है, तो उस चीज़ का इलाज क्या है, उस चीज़ का इलाज है कि आप x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी वेरिएबल ना हो, रैंडम वेरिएबल एक बार भी आपका ऑड नंबर ना आए, उसको आप उधर ले जाइए, 1 में से माइनस कर दीजिए। तो इन तीनों का जो सम आएगा वो आएगा 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, x इक्वल टू 0 वाला केस, ठीक है। इसको हटा दीजिए यहाँ से और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एट लिस्ट के केस में आपको ऐसे ही करना है। जब आपको एटलीस्ट वर्ड दिख जाए कहीं पर भी क्वेश्चन में, आगे कितने भी कोई भी क्वेश्चन की बात करो, एटलीस्ट दिख जाए तो आपको समझ लेना कि आपको क्या करना है, 0 केस वाला निकाल के और 1 में से माइनस करना है। अब बात आती है 0 केस का, मेरा कहने का मतलब क्या है, एक बार भी ओड ना आए, ठीक है। तो लेट ए फर्स्ट इवेंट में ओड आने का है, बी जो है सेकेंड में ओड आने का है, सी जो है वो थर्ड केस में ओड आने का है, थर्ड ड्रॉ में, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ में आने को ए बोला है इवेंट, सेकेंड ड्रॉ में आने को बी बोला है, थर्ड ड्रॉ में आने को सी बोला है। अब एक बार भी ना आए, यानी कि फर्स्ट में भी ना आए, मैंने 0 बोला था तो इसका मतलब एक बार पहले में भी नहीं आया, एंड मतलब इंटरसेक्शन दूसरी में भी नहीं आया, एंड तीसरे में भी नहीं आया, तभी तो 0 होगा, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि ये जो है आपस में इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है भाई, क्योंकि डाई पे जो एक बार आ गया, ठीक है, डाई पे जो आ गया ये थोड़ी दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है, समझिए ज़रा, इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे कह रहा हूँ इनको, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो नहीं होते जिस पे किसी पे डिपेंड करते हो, सिंपल सी बात है। जैसे हमने कुछ चीज़ एक बार फाइंड आउट निकाल ली, कोई बॉल निकाल ली जैसे, या कार्ड का निकाल लिया कोई भी, और वापस हम उसको ना रखें तो वो डिपेंड करेगा पहले वाले पे। इसमें थोड़ी ऐसा कि फर्स्ट टाइम पे अगर मान लो 1 आ गया आपका डाई पे, तो सेकंड टाइम पे 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपस में, ठीक है ना, तीनों ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आप इन दोनों तीनों को फिर वही इंटरसेक्शन है, तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो सकता है, तीनों की प्रोडक्ट, ठीक है, तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे ओड नंबर नहीं आने की। ओड नंबर आने की होती है 3/6, क्योंकि 1, 3, 5 तीन केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ओड नंबर होते हैं 3/6, यानी कि 1/2। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज़ पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, तीनों एक ही बात है क्योंकि ओड नंबर है तीनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। नोट कहेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे तो वो भी 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा, प्रोडक्ट कर लेंगे तो रिजल्ट विल बी 1/8, ठीक है। 1/8 केस वो है जिसमें एक बार भी नहीं आया, ओड नंबर एक बार भी नहीं आया, उसको अगर 1 में से माइनस कर दे 1/8 को, तो रिजल्ट विल बी 7/8, ठीक है। तो ये जो आया है वो 7/8 वो किसका आया है, 1, 2 और 3 का एडिशन, यानी कि एक बार आने का, 2 बार आने का, या उससे ज़्यादा बार, यानी कि एक बार, 2 बार, 3 बार, एटलीस्ट वंस कहते हैं इसको, एटलीस्ट वंस, ठीक है। एटलीस्ट वंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सिंगल पार्ट में ही आपकी कैलकुलेशन से वैल्यू दे देगा, आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट है, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 black and 8 red balls. Find the probability that both the balls are red. Second is first is black and second is red and third is one of them is black and other is red. ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स बैक के अंदर बॉल्स हैं, 10 ब्लैक है और 8 रेड है। लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड बॉल रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा रेड बॉल आने की, दैट इज़ 8 में से आएंगी और टोटल 18 है तो 8/18। सेकंड जो है वो रेड आने की है तो वो वापस रख दी गई है, विद रिप्लेसमेंट कहा है तो 8 फिर से रह जाएंगी, कभी 7 कर दो, ध्यान रखिएगा मिक्स मत करना। तो 8 आउट ऑफ 18 है ना, इसमें कम नहीं होगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट वापस रख दी गई है बॉल, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट रेड एंड बोथ द बॉल आर रेड ये कहा है, दोनों रेड मतलब फर्स्ट भी रेड एंड सेकंड भी रेड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी। अब आपस में इंडिपेंडेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, रिजल्ट विल बी 16/81। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट है एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड बॉल। ये एक्स इंटरसेक्शन जो वाई है वो होगा आपका क्या, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स पी एक्स इंटू पी वाई, और यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट ब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट ब्लैक है और सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लैक का मतलब 10/18 और सेकंड रेड अब वापस रख दिए तो टोटल आउट ऑफ 18 ही आएगी, और रेड बॉल जो है वो आपकी 8 है तो इसको मल्टीप्लाई किएंगे तो आपका आएगा 20/81। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में है 1 ब्लैक एंड 1 अदर रेड, एक ब्लैक होनी चाहिए एक रेड होनी चाहिए, तो ये दो केस बन जाएंगे इसमें। कैसे,
फर्स्ट रेड, R1 वाला फर्स्ट रेड, एंड वाला इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक, या का मतलब प्लस, प्रोबेबिलिटी किसकी, फर्स्ट ब्लैक, B1 मतलब फर्स्ट ब्लैक, इंटरसेक्शन R2 का मतलब सेकंड रेड। अभी आपस में इंडिपेंडेंट है, मैं बता रहा हूँ, बार बार वापस रखी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वापस फिर से वही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है क्या क्या है, तो वो हम रख देंगे, तो आंसर विल बी 40/81। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए, आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो एक इसमें समझने की बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मतलब क्या हुआ, या तो उसको ए कर देगा या बी कर देगा या दोनों कर देंगे। सॉल्यूशन होने का मतलब ये हुआ, या तो ए कर देगा उसको सॉल्व, या बी कर देगा या दोनों कर देंगे, यही तो होगा ना। यानी कि एटलीस्ट वन कैन सॉल्व, ये कह सकते हो, एटलीस्ट वंस। और अभी मैंने पीछे समझाया था पिछले पार्ट में, अभी थोड़ी देर पहले, कि कैसे हम एटलीस्ट वाला केस कैसे करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली एटलीस्ट वाला केस है, ठीक है। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ऑलरेडी कि 1/2 इसकी है और 1/3 इसकी है। नहीं होने की क्या हो जाएगी, नोट की 1 में से माइनस कर देंगे इसको और 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये नोट एफ आ जाएगा, नोट ई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोनों पार्ट से सिखा रहा हूँ, देखना कितना लेंथी और कितना छोटा पड़ेगा, दोनों पार्ट में क्या डिफरेंस है, जो अभी समझाया था पीछे एटलीस्ट वाला केस जो था। तो प्रॉब्लम इज सोल्ड, प्रॉब्लम इज सोल्ड का मतलब ये हुआ, ए ने कर दी एंड बी ने नहीं की, नोट लग गया नहीं की, या का मतलब प्लस, ए ने नहीं की, बी ने कर दी एंड, ठीक है, एंड बी ने कर दी, या का मतलब प्लस, ए ने भी कर दी एंड बी ने भी कर दी। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ आपको निकाल के तीनों केस को, यानी कि सिंपल आप समझ सकते हो, आप ये भी कह सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ बार प्लस पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी कह सकते हो, ए बी भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, मैंने इसलिए दोनों ही लेके दिखा दिया आपको। तो फिर वही इंडिपेंडेंट है आपस में, तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट हो जाएगी। तो वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यूज़ हमने रख दी, तो आंसर विल बी 2/3। लेकिन देखिए 3 पार्ट में हो गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना इजी है, और का मतलब ऑप्शन, इसका ये भी ऐसे भी किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम इज सोल्ड, इज नॉट सोल्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था, आप उसको जीरो के लिए निकाल लीजिए, रैंडम वेरिएबल जीरो के केस में प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, यानी कि फर्स्ट से भी ना हो और सेकंड से भी ना हो। फर्स्ट से भी नहीं हुआ यानी कि ई बार, एंड मतलब इंटरसेक्शन दूसरे से भी ना हो, तो यानी कि एफ बार। अब आपस में इंडिपेंडेंट, दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट की नहीं होने की 1/2 थी, सेकंड के नहीं होने की 2/3 थी, तो रिजल्ट विल बी 1/3। अब ये है x इज इक्वल टू 0 वाला केस। अब 1 में से अगर उसको माइनस कर दिया जाए 0 वाले केस को, तो एटलीस्ट 1 वाला केस आ जाए, कम से कम एक ने सॉल्व कर दी होगी, दैट इज़ 1 - 1/3, रिजल्ट विल बी 2/3। आप देखेंगे यहाँ से भी 2/3 आया है, यहाँ से भी 2/3 आया है, तो आप देखेंगे ये ईजी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। बात आती है सेकंड पार्ट की, प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्रॉब्लम इज सॉल्व। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम, सॉरी एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ ई ने कर दी, सॉरी ए ने कर दी, बी ने नहीं की, या ए ने नहीं की तो बी ने कर दी, इस तरह से सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो प्रोडक्ट हो जाएगी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की, और ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे, 16 तक आप अपने आप करोगे, ठीक है, इजीली कर लेंगे। 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बहुत इजी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ओड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। जब एक पेयर डाई का रोल किया जाता है तो आपको इवन प्राइम चाहिए, देखिए इवन प्राइम चाहिए दोनों पे, ईच डाई दोनों पे। तो इवन प्राइम जो होते हैं 2, ध्यान रखिएगा 2, और दोनों पे 2 चाहिए, यानी कि एक केस बनेगा ऐसा जिसमें 2 आ सकता है आउट ऑफ 36। क्यों 36 क्यों आया, क्योंकि 2 डाई है एक साथ, तो डाई का पेयर है, तो दैट इज़ 36 होगा टोटल। और एक केस ऐसा है उनमें से जिसमें से 2 आ सकता है, यानी कि इवन प्राइम आएंगे दोनों में, तो 2 एक ही केस ऐसा है, तो 1/36, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन में चलते हैं। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, यानी कि 2 इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगी, कब होंगी भाई। इसमें से देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल गलत है। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो इंटरसेक्शन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो आ जाएगा 0, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी इक्वल हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट तब होता है जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का 1 जो सम है वो 1 आ जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है
बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या है, देखिए एक ही ऑप्शन बचता है बी, इसमें कैसे आएगा सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। कैसे है, देखिए यहाँ पे दोनों की ए नोट का मतलब बार लगाइए चाहे डैश लगाइए, बात एक ही है। ए नोट पी नोट, अब यहाँ पे देखिए दोनों की प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन मान के चलिए, बीच में इंटरसेक्शन है। तो देखेंगे दोनों की प्रोडक्ट, देखिए ये देखिए 1 में से पी ए को माइनस करेंगे तभी तो पी ए नोट आएगा, और 1 में से पी बी को माइनस करेंगे तभी तो पी बी नोट आएगा। तो हमने देखा क्या, दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल लिख दिया इनको, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ की प्रोडक्ट के इक्वल है। दैट मीन्स ये आपका इंडिपेंडेंट वाला केस को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन को, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।